Hello, good morning, dear students. How are you? I hope you are well, getting well. प्यारे बच्चों, in the previous videos, and I taught you how to make a complex sentence. तो complex sentence कैसे बनाएं, इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको WH वर्ड्स के बारे में बताया था कि कौन कौन सी WH वर्ड्स जो हैं उनका यूज़ कैसे किया जाता है। WH वर्ड्स का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें हु का यूज़ हमने बताया था आपको, है ना। हुज़ का यूज़ आपने देखा और हुम का यूज़ देखा और आपने हाउ का यूज़ देखा। ठीक है बच्चों, अब आपने व्हेन का यूज़ देखा। अब आपको बताते हैं यूज़ ऑफ वेयर। तो वेयर का यूज़ करके भी आप क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो। वेयर का मतलब होगा जहाँ। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, इसका यूज़ स्थान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्लॉज में से हेयर या देयर जैसे स्थान सूचक एडवर्ब्स को हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल आप देखो इसमें क्या है, कैसे इसका यूज़ करेंगे। जैसे दिस इज माई विलेज। आई वॉज बॉर्न हेयर। हमारे पास दो क्लॉज हैं, दिस इज माई विलेज और आई वॉज बॉर्न हेयर। बच्चों, ऐसा कौन सा क्लॉज है जिसमें हेयर और देयर जैसे शब्द हैं? तो वो आपने देखा यहाँ पर है, ये वाला क्लॉज है। तो यही है सबऑर्डिनेट क्लॉज, यही है सेकंड क्लॉज। और हेयर शब्द जो है बच्चों, गांव को रोप शो करता है। हेयर शब्द जो है वो गांव के लिए आया है, इसीलिए माई विलेज के साथ में ही हमको क्या है, वेयर का यूज़ करना है। तो आंसर क्या आने वाला है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बनेगा इसका, दिस इज माई विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न। ये इसका आंसर होगा बच्चों, वेयर आई वॉज बॉर्न, ये है इसका आंसर होगा, वेयर आई वॉज बॉर्न। तो आपने देखा, हमने यहाँ पर हेयर जो शब्द है उसको हटा दिया। ये है एक एडवर्ब है, ये क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। और एग्जाम्पल देखो आप, माई अंकल हैज़ गॉन टू जयपुर। माई अंकल हैज़ गॉन टू जयपुर। he has to live there for 2 weeks। उसे वहाँ पर 2 सप्ताह रहना है। तो बच्चों, देयर शब्द जो है वो किसके लिए आया है, देयर शब्द का यूज़ किसके लिए किया गया, जयपुर के लिए ना। और जयपुर क्या है, एक स्थान वाला शब्द है। तो स्थान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, वेयर का। तो इसका आंसर क्या आने वाला है बच्चों, इसका आंसर होगा माई अंकल हैज़ गॉन टू जयपुर वेयर
ही हैज टू लिव फॉर 2 weeks। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आपने देखा जब भी हम वेयर का यूज़ करेंगे तो वेयर का यूज़ करते समय एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको रखना कहाँ है। इसको रखेंगे वहीं किसी स्थान के पास रखेंगे, क्योंकि स्थान को व्यक्त करने के लिए ही तो किया जाता है इसका यूज़। ठीक है, और इसमें से हटाएंगे क्या, हेयर और देयर जैसे जो शब्द हैं उनको हटा देंगे। ये है वेयर का यूज़। इसके बियॉन्ड हम आगे बढ़ते हैं। अगला कंजंक्शन है यूज ऑफ विच। विच का यूज क्या है ना, विच का यूज कैसे करेंगे। तो बच्चों विच के समान ही क्या है, दैट का यूज है। विच और दैट का यूज लगभग एक जैसा है, थोड़ा बहुत अंतर है, आपको बता देंगे हम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो इनका यूज और निर्जीव संज्ञाओं के लिए किया जाता है। पहली बात, ये किसी वाक्य में सब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर सकते हैं। यानी किसी वाक्य में सब्जेक्ट की भूमिका भी अदा कर सकते हैं। प्ले करना मतलब अदा करना, भूमिका अदा कर सकते हैं। ठीक है, किसी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो प्रोसेस में क्या है ध्यान रखना, प्रोसेस इसकी बहुत अच्छे से समझ लो आप। प्रोसेस इज वेरी सिंपल। देखो सेकंड क्लॉज में से इट या दे को हटा देते हैं। ये ध्यान रखना, इट जो है अगर आता है, इट प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस में सेकंड क्लॉज में है तो उसको हटा दिया जाएगा। एग्जाम्पल इसको देखो, एग्जाम्पल है शीमा या शी हैज ए कार, इट इज वेरी गुड। तो बच्चों ये देखिए यहाँ इस सेंटेंस में, इस वाले क्लोज में जो इट शब्द का यूज है ना, वह कार के लिए आया है। ठीक है, तो हम यहाँ जो विच का यूज करेंगे वो कार के साथ में ही करेंगे और इसमें से इट को हटाएंगे। तो इसका आंसर आने वाला है, ख्याति इसमें से बॉटल निकालो बेटा, पानी की बॉटल निकालो। तो इसका आंसर आएगा शी हैज अ कार विच इज वेरी गुड। विच इज वेरी गुड है ना। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने इट को हटा दिया और इट को हटा के क्या रखा हमने, विच का यूज किया। वेरी गुड, मेरी बेटी है ख्याति, आप बहुत से बच्चे जानते हैं उसके बारे में। आ जाओ, अच्छा तुझे दिखा, देखो मेरी बेटी को देख लो। कुछ बच्चों ने अगर मेरी बेटी नहीं देखी है तो देख लो, ये है प्यारी गुड़िया, इसको कहते ख्याति। हाँ, इसका नाम क्या है, हाय बोलो, हाय बोलो हाय ख्याति, बोलो हाय, हेलो बोलो, सबको हेलो बोलो, हेलो बोलो बेटी, हेलो बोलो, हेलो बोलो ये बहुत शर्माती है,
ये बदमाश है, मेरे पास ही रहती है। तो देखो, सी हैज़ अ कार विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पर जो विच जो है बेटा, आप देख सकते हो क्या है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, और सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है इसलिए इसके साथ में क्या रखा है, वर्ब आ रखी है ना। और भी एग्जांपल देख सकते हो आप इसके बियॉन्ड। माई एल्डर सिस्टर wanted to send me a mobile phone. My elder sister wanted to send me a mobile phone. My father had ordered it. ठीक है, तो ये देखा हमने, इट जो है बच्चों वो क्या है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है पहली बात तो। और जब ऑब्जेक्ट की काम कर रहा है ना, तो ये जो हम विच यूज़ करेंगे ये भी ऑब्जेक्ट की ही भूमिका में आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे आपने एक बार पहले क्या देखा था, हु का यूज़ देखा, आपने हुम का भी यूज़ देखा था। तो हु का यूज़ जो है ना वो सब्जेक्ट की तरह है, और हुम का यूज़ ऑब्जेक्ट की तरह है। ठीक इसी प्रकार से जो विच है ना, ये विच, इसका यूज़ यहाँ पर तो आपने सब्जेक्ट की तरह देख लिया, लेकिन अगर अब मैं इसे जोड़ूंगा तो इसका आंसर क्या आने वाला है वो आप देख सकते हो। इसका आंसर ऑब्जेक्ट की भूमिका में आने वाला, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो, माई एल्डर सिस्टर wanted to send me a mobile phone which my father had ordered, ये इसका आंसर आने वाला है। ठीक है बच्चों, आप अगर चाहो तो यहाँ पर दैट का भी यूज़ कर सकते हो। सी हैज़ अ कार दैट इज़ वेरी गुड, है ना, आप इससे दैट्स का भी यूज़ कर सकते हो। सेम यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ भी आप दैट लगा सकते हो। ठीक है, ओके, हम और देखो एग्जाम्पल। इसके अलावा भी आपको एग्जाम्पल देते हैं हम। एग्जाम्पल है, रवि सेड टू मी, या फिर कुछ और कह सकते हैं, रवि सेड अबाउट यू, रवि ने आपके बारे में कहा, यू वर स्लीपिंग, तो यहाँ पर हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, रवि सेड अबाउट यू दैट यू वर स्लीपिंग। बच्चों यहाँ पर हम विच का यूज़ नहीं कर सकते, ध्यान रहे, विच का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि विच का ये जो है एक इनडायरेक्ट स्पीच की तरह सेंटेंस है ना, और ये एक थॉट है। यू वर स्लीपिंग, आप सो रहे थे, यानी आप सो रहे थे, इसमें आपने देखा इट या दे जैसे कोई शब्द तो है नहीं, एक अलग से ही क्लॉज है ना ये, तो इसमें कुछ हटाना नहीं है। बस जब हटाना नहीं है तो आप इसको बहुत इजीली जो है ना, आपको लग रहा होगा ये कि एक इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। और इनडायरेक्ट स्पीच में आपने देखा होगा
कि दैट कंजंक्शन का यूज तो होता है, विच का यूज नहीं होता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको विच का यूज नहीं करना, आप यहाँ पर दैट का यूज कर सकते हो। चलिए अगला कंजंक्शन लेते हैं हम, यूज ऑफ नेवरथलेस। यूज ऑफ नेवरथलेस बच्चों इसका अर्थ होता है फिर भी, ओके। ध्यान रहे इसका यूज दो अपोजिट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। पहली बात, जोड़ते समय दोनों क्लॉजेस के दोनों क्लॉजेस के मध्य नेवरथलेस को रखते हैं। ध्यान रखना, रखने की जगह क्या है, दोनों के मध्य इसे हम रख देते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देखोगे, इसका एग्जाम्पल देखो। ख्याति इधर बैठ जाओ, ख्याति इधर बैठो। एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट was very late। विद्यार्थी बहुत लेट था। he was permitted to come to the classroom। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ क्या है, विद्यार्थी बहुत लेट था, उसको क्लासरूम में परमिट किया गया, अनुमति दी गई बैठने की ना। तो आंसर क्या आने वाला है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बनेगा, द स्टूडेंट वाज वेरी लेट। नेवरथलेस मीन्स इसके बावजूद, यानी फिर भी। नेवरथलेस ही वाज परमिटेड टू द क्लासरूम। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप बहुत आसानी से ये जोड़ सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं क्लास ले रहा हूँ यार, मैं क्लास ले रहा हूँ, एक क्लास चल रही मेरी, ठीक, मैं क्लास ले रहा हूँ एक, फिर मैं आ रहा हूँ। चलो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो देखा आपने, बहुत इजीली आप जो है ना दो क्लॉजेस के बीच में इसको रख सकते हो। और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल है इसके लिए हम कह सकते हो, ही इज नॉट लिटरेट, वह साक्षर नहीं है, और ही कैन रीड, वह पढ़ सकता है ना। तो ये दोनों सेंटेंस, दोनों क्लॉजेस एक दूसरे के अपोजिट हो गए। वह लिटरेट नहीं है यानी निरक्षर है, अनपढ़ है, और वो पढ़ सकता है। तो आप क्या कहोगे, ही इज नॉट लिटरेट, नेवरथलेस ही कैन रीड, फिर भी वो पढ़ सकता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है इसका, दोनों क्लॉजेस के बीच में आप रख सकते हो, दोनों क्लॉजेस के बीच में आप इसको रख सकते हो। कहाँ जा रही है, नीचे आ रही है, चली जाओ। चलिए अगला कंजंक्शन लेते हैं हम। सभी कंजंक्शंस का यूज किसके लिए किया जाता है,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो में, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे यूज़ ऑफ इफ़ या अनलेस। यूज़ ऑफ इफ़ या अनलेस। बच्चों, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का एक टॉपिक था 10th क्लास में। तो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वाले टॉपिक में मैंने पहले भी इनके बारे में चर्चा की थी। तब भी मैंने कहा था कि ये जो वीडियो है ये दोनों क्लासेस के लिए है ना। 10th क्लास में भी वही काम आएगा और 12th क्लास में भी वही काम आएगा, लेकिन दोनों का पैटर्न अलग था, क्वेश्चन स्टाइल अलग है ना, ठीक है, पर तरीके वही हैं, आपको समझना वही होगा, है ना। तो इफ़ या अनलेस, इफ़ का मतलब होता है आ जाओ यदि, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। पहली बात तो आप समझो, क्या कहोगे, these conjunctions are used in conditional sentences। प्यारे बच्चों, शर्त सूचक वाक्य बनाने के लिए इन कंजंक्शंस का यूज किया जाता है। जब भी शर्त सूचक वाक्य बनाएंगे, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें शर्त व्यक्त हो। तो शर्त सूचक वाक्यों के लिए कौन कौन से कंजंक्शंस का यूज किया जाता है, इफ या अनलेस का, इफ या अनलेस का। चलो अब आप ये देखिए, शर्त सूचक वाक्य जो होते हैं ना भाई, वो होते हैं बच्चों 3 प्रकार के। इमेजिनरी कंडीशंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम इसकी। एक होता है ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन यानी खुली शर्त, ठीक है। एक होता है इमेजिनरी कंडीशन, ये इसे कहते हैं बच्चों काल्पनिक शर्त। और तीसरा टाइप की जो कंडीशन है वो है अनफुलफिल्ड कंडीशन, यानी वह शर्त, इसे कहते हैं अपूरित शर्त। इसे क्या कहेंगे, अपूरित शर्त। यह है काल्पनिक शर्त, इसे कहेंगे हिंदी थोड़ी वीक है मेरी, काल्पनिक है ना, सही लिखा एकदम, ओके, काल्पनिक शर्त। और इसके अलावा यह है ओपन यानी खुली शर्त। बच्चों, 3 अपनी लाइफ में 3 प्रकार की शर्तें हैं, है ना, इस तरह की। तो एक तो है खुली शर्त, जैसे आप देखो, यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम सफलता प्राप्त करोगे, ठीक है बच्चों। यानी खुली सी बात है भाई, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। एक है यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबों को मुफ्त कपड़े बांटता, ठीक है भाई।
तो ये कल्पनात्मक शर्त है, यानी यदि मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा कर सकता था, और ये काम ऐसा है जो हो नहीं सकता, है ना। जैसे यदि आपने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो मैं फिसल जाता। तो यहाँ देखो, ये है एक ऐसी शर्त है जो पास्ट की है, जो पूरी होने वाली नहीं है, ये काल्पनिक शर्त है। ठीक है बच्चों, तो 3 प्रकार की शर्तें हैं। तो इफ या अनलेस के भी जो है ना 3 तरह के सिंटेक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके आपके लिए एक क्लॉज यहाँ होगा इफ या अनलेस के बाद में एक क्लॉज होगा। ठीक है बच्चों, इसमें भी फिर हम यहाँ रख लेते हैं, एक क्लॉज होगा बीच में इफ या अनलेस कंजक्शन होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से थोड़ा ये स्पेस कम पड़ जाएगा, है ना। तो मैं क्या है इसको एक साथ बताऊंगा, पहले आप ये समझ लो, है ना। अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँगा तो क्या कहूँगा, ये देखो, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। तो बच्चों ये देखो, इसका अर्थ है इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। आप चाहो तो इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। क्या समझोगे, सुनो, यहां हमें कॉमा लगाना होगा। ओके, तो एक क्लॉज तो बच्चों ये है, एक क्लॉज ये है, इसे कहते हैं इफ क्लॉज, इसे इफ या अनलेस क्लॉज भी कहते हैं, इसे ही हम इफ या अनलेस क्लॉज कहते हैं। और यही क्या है बच्चों, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। आई बात समझ में। दूसरी बात ये है रिजल्ट क्लॉज, ये है रिजल्ट क्लॉज, यानी क्लॉज वो वाला जिसमें परिणाम हो। ठीक है, तो 2 क्लॉज हैं। कितने क्लॉज हैं, 2। तो याद रखना, यहां आपने देखा इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्क हार्ड। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इफ के साथ, इफ वाले क्लॉज में। और इसमें कौन सा टेंस है बताओ, इस वाले में कौन सा टेंस है भाई, इस वाले क्लॉज में है कौन सा भाई, फ्यूचर सिंपल। तो अब ये सिंपल नियम बन गया। क्या नियम बनेगा कि यदि इफ वाले क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो रिजल्ट क्लॉज में फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। ओके, ऐसे ही बच्चों हम इसका भी एग्जाम्पल रख सकते हैं, है ना। जैसे अगर इसकी बात करें तो इसको कहेंगे इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड डिस्ट्रीब्यूट फ्री क्लोथ्स टू द पुअर। ठीक है, तो बच्चों इसमें भी वही नियम आ गया। यहां क्या है, अगर कल्पना दी जाए तो इफ के बाद में हमेशा वर का यूज किया जाता है, और दूसरे जो क्लॉज है जिसे हम रिजल्ट क्लॉज कहेंगे उसमें वुड का यूज होगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो। इसकी जो इंग्लिश होगी वो क्या होगी, इफ यू had not supported me I would have
स्लिप्ड। तो बच्चों आपने देखा आई वुड हैव स्लिप्ड जो है, यहाँ पर वुड के साथ में थर्ड फॉर्म भी है वुड हैव के साथ में, और यहाँ पर पास परफेक्ट टेंस है ना। तो इसमें क्या है बच्चों, ये चीज़ मेंटेन करनी होगी आपको। जब भी आप इफ या अनलेस से जोड़ोगे तो आपको ये चीज़ 100% कनेक्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या मेंटेन करनी पड़ेगी? देखो मुझे लग रहा है आपको यहाँ से थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, अब अच्छे से दिख रहा है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वहां पर आप देख सकते हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसकी बात इफ या अनलेस की कर रहा हूं मैं, तो इफ या अनलेस वाले वाक्य में एक तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। एक तरफ पास्ट मतलब पास्ट होता है, ये सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पर वुड है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। इधर आपने देखा हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो उधर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। इसमें कई बार बच्चों सेकंड फॉर्म का भी यूज किया जाता है ना। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं आपको, ध्यान रहे मैं अभी कंजंक्शन का प्रयोग करना सिखाया नहीं ढंग से पूरा, लेकिन वो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इफ या अनलेस का जो यूज है वो शर्त सूचक वाक्य बनाने में किया जाता है। और शर्त सूचक वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, यदि रमेश ने मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? मतलब इसका इंग्लिश क्या होगा? इफ रमेश इनवाइटेड मी आई वुड गो, आई वुड गो, ठीक है, या आई वुड अटेंड, आप यूं भी कह सकते हो, आई वुड अटेंड, ठीक है बच्चों। तो पहले देखा आपने कि इफ या अनलेस कंजंक्शन का जो यूज है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको ध्यान रखना कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। और कंडीशनल सेंटेंस को 3 भागों में हमने बांटा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब आपके लिए किस तरह से आएगा ये आप देखो, 12th क्लास में इफ या अनलेस का यूज किस तरह से आएगा, ठीक है। समझने की बात होगी, आपको समझना होगा कैसे आएगा। हमारे पास 2 क्लॉज होंगे, ठीक है, और दोनों क्लॉजेज में हमको ये टेंस मेंटेनेंस देखना पड़ेगा। पहली बात तो मैं अभी आपको 4 सूत्र दे रहा हूं। जब भी आप इफ या अनलेस से जोड़ोगे तो टेंस मेंटेनेंस आपको यही रखना पड़ेगा। टेंस जो यूज करेंगे वो उसका स्टाइल यही रहेगा। ध्यान रहे इफ या अनलेस का यूज हम कहेंगे, इनका यूज करते समय टेंस का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। यदि इफ या अनलेस का यूज वाक्य के प्रारंभ, यदि इफ या अनलेस का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में हो तो सेकंड क्लॉज के आगे कॉमा यूज करें, कॉमा यूज करें, ये ध्यान रखना। अब मैं वो टेंस जो ध्यान रखना पड़ता है, इनका यूज करते समय कौन से टेंसों का ध्यान रखना पड़ता है वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। टेंस का सिस्टम क्या है? टेंस सिस्टम ऑफ इफ या अनलेस 4 सूत्र हैं, मैंने अलग से पहले भी बताए थे। जैसे हमारे पास 2 क्लॉज दिए हैं, हमने दोनों क्लॉज रख दिए साथ के साथ, ठीक है भाई बच्चों। 2 क्लॉज हैं हमारे पास, 4 सूत्र बनेंगे हमारे पास, ध्यान रखना।
दो क्लॉज हैं और सूत्र कितने हैं? 4। ठीक है बच्चों, 4 सूत्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें क्या है बच्चों, हमने इफ या अनलेस रखना है, इफ या अनलेस, इफ या अनलेस और इफ या अनलेस। ये बच्चों देखो मैं बता दूं 4 सिस्टम कैसे कि यदि यहाँ पर आपको विल या शैल या मे, विल शैल या मे या कैन प्लस एम बी फर्स्ट दिखाई दे, एम बी फर्स्ट दिखाई दे, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज किया जाएगा। इस तरह से सेंटेंस होने चाहिए। अगर आपने इसको देखा कि इसको अगर पास्ट में ले जाएं, जैसे इसको वुड कर दें हम, वुड या शुड या माइट या कुड अगर किया जाए तो निश्चित रूप से इसके साथ में एम भी फर्स्ट लगेगी। लेकिन यहाँ जो टेंस आएगा ना बच्चों, वो क्या है, पास्ट सिंपल होगा, पास्ट सिंपल होगा, यानी सेकंड फॉर्म होगी। और अगर इसी चीज़ को रिपीट कर दिया जाए, जैसे मान लो यहाँ वुड आ जाए, शुड आ जाए या माइट आ जाए या कुड आ जाए, तो फिर वही फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो यहाँ वर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है सभी सब्जेक्ट के साथ में, सभी सब्जेक्ट के साथ में, ओके। अब चौथा नियम ये बच्चों कि अगर वुड के साथ में वुड हैव हो जाए या शुड का क्या किया जाए, शुड हैव हो जाए, और माइट का बच्चों माइट हैव हो जाए, और कुड का बच्चों कुड हैव हो जाए, तो निश्चित रूप से इनके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर जो टेंस यूज होगा ना, वो हैड के साथ में एम बी थर्ड फॉर्म यूज होगी। यानी व्हेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट और कंबाइन टू क्लॉजेज, व्हेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट टू क्लॉजेज विद, अच्छे से दिख रहा होगा आपको, विद, ये है when you are going to combine two clauses with if or unless, you would have to maintain the tense system like this, okay। ये आप अच्छे से देख लो, टेंस सिस्टम जो है उसका ऐसा ही रहने वाला होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका आंसर सही नहीं होगा। टेंस सिस्टम अगर आपने ये मेंटेन नहीं किया, यानी कि आपको इनके साथ में मेन वर्ब की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म, तब जाकर के यहाँ इफ या अनलेस आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। 4 बातें ये समझ लो, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये कैसे आएगा, ठीक है। इफ या अनलेस का एग्जाम्पल कैसे दिया जाएगा, ये देखो, है ना। एग्जाम्पल समझेंगे आप। एग्जाम्पल दिया है, हरी विल give me some money, he has I ask him, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास 2 क्लॉज हैं, हरी विल गिव मी सम मनी, आई आस्क हिम। तो बताओ इनमें से हमें पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या यहाँ यदि या यदि नहीं से कोई अर्थ निकल पा रहा है क्या। अब यहाँ आपने यदि का अर्थ लगाते हैं तो अर्थ निकल जाएगा। तो यहाँ हम यूं कह सकते हैं, यदि मैंने हरी से पैसे मांगे तो वो मुझे मदद कर सकता है, वो पैसे दे सकता है। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जोड़ोगे क्या आएगा, हरी विल
गिव मी मनी, सम मनी, सम मनी। बीच में अब बच्चों इफ या अनलेस रख देंगे। तो इफ या अनलेस दोनों में से कोई अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, अर्थ सही निकलना चाहिए। इफ का मतलब हमने बता रखा यदि है और अनलेस का मतलब है यदि नहीं, तो दोनों में सही अर्थ निकलेगा। तो हरी विल गिव मी सम मनी, हरी मुझे कुछ पैसा देगा। यदि, इफ का मतलब यदि, आई आस्क हिम, आई आस्क हिम। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल इस तरह से आएंगे और आपको ऐसे जोड़ना होगा। और टेंस सिस्टम भी इसका अच्छे से मेंटेन हो चुका है। और देखिए एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल और है, शी वुड हैव, शी वुड हैव पास्ड, शी हैड वर्कड हार्ड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देख सकते हो कि वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रखा है और इधर हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रखा है। तो निश्चित रूप से दोनों ही क्लॉज जो है इफ या अनलेस से जुड़ जाएंगे। तो इसका आंसर आने वाला है और वो होगा शी वुड हैव पास्ड इफ शी हैड वर्कड हार्ड। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको अनलेस का यूज नहीं करके दिखाया, तो अनलेस के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे सेंटेंस नेगेटिव बनाना पड़ेगा। जैसे शी वुड हैव फेल्ड। ये देखो, शी वुड हैव फेल्ड, शी हैड वर्कड हार्ड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब ये अर्थ अपोजिट हो गया ना, फेल्ड। मेहनत करेंगे तो फेल थोड़ी होंगे, तो आएगा तो अब इसमें क्या लगाना है, इफ का यूज नहीं करना, अनलेस का यूज करना। तो आंसर क्या आने वाला है, शी वुड हैव फेल्ड अनलेस शी हैड वर्कड हार्ड। यानी नेगेटिव के लिए आप अनलेस यूज करेंगे और पॉजिटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ का यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कुछ कंजंक्शंस। और भी इसके बियॉन्ड कुछ कंजंक्शंस हैं जिनको मैं आपको अगले वीडियोस में लेके आऊँगा। और टिल देन यू जस्ट कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू to please like my videos, share my videos and grow more and more subscribers. Thank you very much. Keep watching.